हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। हाँ जी, अब चेक करें ज़रा। हाँ जी, स्क्रीन आ रही है जी सामने। इस पर आ रही है। अच्छा, अब इससे कनेक्टेड अगर मेथड ऑफ काउंटिंग इससे कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना मैं आगे चलूँ। ठीक है सर, आगे चलिए। चलें। दूसरा पॉइंट है जी आपके सामने कि अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है चेंज करना है तो आपको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कैश से अप्रूवल या अप्रूवल से कैश। और फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्यों चेंज कर रहे हैं। अक्रूवल में रेवेन्यू कब रिकग्नाइज किया जाता है ए, और एक्सपेंडिचर कब रिकग्नाइज किया जाता है उसके बारे में भी इसमें जवाब आपके सामने है। सेक्शंस और उनके सब सेक्शन ऊपर कोटेड हैं, नीचे भी हैं, आप उसको वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट आपने सेल कर दी है और अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंडिचर में अगर आपकी लायबिलिटी इनकर्ड हो गई है और अमाउंट का पता है तो आप खर्चे को भी बुक कर सकते हैं। मसलन बिजली का बिल जब आ जाता है तो आप बिजली रिसीव कर चुके होते हैं और अमाउंट का भी पता होता है, तो आप जून का बिल जुलाई में पे करते हैं, जून में अप्रूवल डालेंगे। सैलरी आपको पता होती है कि एम्प्लॉइज ने जून की रेंडर कर दी है, जुलाई में पेमेंट कर रहे हैं, तो आप अप्रूवल डालेंगे। वो सेल जो आप जून में करते हैं और पैसे अगले महीने या महीनों में जाके आएंगे, उसकी सेल भी आप अकाउंट फॉर करते हैं। तो रेवेन्यू और खर्चे दोनों ही अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे अक्रूवल में, और कैश में मैं आपको बता चुका हूँ। और जब आप कन्वर्ट करेंगे कैश से अक्रूवल या अक्रूवल से कैश में, तो सर्टन एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने रियल जिस पे आप चेंज होना चाह रहे हैं उस पे आप आ सकें। और विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर इन रेवेन्यू कि आपने मेथड क्यों चेंज किया है ये आपको बताना पड़ेगा। इन राइटिंग में आप उनसे परमिशन लेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो, मैं आगे देखूँ, अगर इससे यही इसमें यही पॉइंट्स थे। अगर आप इससे कनेक्टेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। इनकम की कोई जी क्या कह रहे हैं? इनकम की प्रोविजन की कोई एग्जाम्पल? इनकम की या इनकर्ड की, किसकी बात कर रहे हैं? इनकम 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 अभी बताइए तो है। सेल आप जून के या मई में के अलावा, हैं? सेल के अलावा। सेल के अलावा, सेल के अलावा तो बिजनेस इनकम में और सेल के अलावा इनकम क्या होगी भाई? बिजनेस में सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लिस्ट है पूरी। जो कारोबार आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, सर्विसेज रेंडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, लिस्ट है पूरी एक। आप प्रोफेशनल है, आप सर्विसेज रेंडर करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी बिजनेस इनकम है। आप चीज़ें बेचते हैं, सर्विसेज इनकम है। आप कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट है आप कर रहे हैं, आप वो बना के उनको बना के देते हैं, लेबर देते हैं, मटेरियल देते हैं, मटेरियल खरीद के लगाते हैं, सारा कुछ बिजनेस ही है। हाँ जी, कोई और सवाल? अगर अगर सर इनकम जो है वो फॉरन मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो, तो आप जिस रेट पे करेंगे वो रेट लगाएंगे, जब वो आपको एक्चुअली रिसीव होगी फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी डालेंगे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। एक्सपोर्ट सेल बेस्ट एग्जांपल है। जब आप करते हैं तो आप इनवाइस रेस कर देते हैं। आपने आज $1,00,000 की इनवाइस रेस की, ओबियसली आपने रुपीज़ में कन्वर्ट किया होगा उसको। जब पैसा आएगा तो हो सकता है वो पैसा जो आएगा, जो बाहर से ओबियसली डॉलर आएंगे, जब वो कन्वर्ट होंगे तो वो हो सकता है आपकी इनवाइस की रुपीज़ की अमाउंट से बढ़ जाए, कम हो जाए या बराबर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उस पैसे के आने पे सर कोई बैंक चार्जेस वगैरह, फॉरेन बैंक चार्जेस भी, वो भी फिर उसी वो तो फिर है, वो तो अमाउंट होगी। बैंकिंग का काम है ना, उन्होंने आपको क्या चार्ज करना है और क्या टैक्स काटना है वो तो अपनी जगह पे है। जो रियलाइज होगा हाँ टैक्स उस वो पर कटेगा। बैंक चार्जेस जो आपने सेटल डाउन किए जब आपने एग्रीमेंट किया था,
उनके साथ कि मैंने एक्सपोर्ट करना है या जो भी सर्विसेज आपने बैंक से लेनी है, तो आपके अकाउंट खोलते वक्त वो उसमें सारी चीज़ें पहले इसलिए पूछते हैं ना कि पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, पूछ लेते हैं पहले से। ज्वाइंट है, पर्सनल है, बिजनेस है, किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, एओपी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कौन है ये? हाँ जी सर फॉरेन फॉरेन बैंक चार्जेस लगेंगे, वो भी मैं एज अ बैंक चार्जेस इनकॉर्पोरेट करूंगा जी, ऐसे ही है यहाँ। जी। जैसे लोकल है वैसे फॉरेन भी आ जाएगा, उसमें क्या मसला है जी। कोई और क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं जी? हेलो, ये मैंने साइज बड़ा कर दिया ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आए जी। एनी क्वेश्चन या फिर मैं आगे चलूं? इतनी खामोशी क्यों है भाई, किधर चले गए सब लोग? सर एक क्वेश्चन पूछना था। इससे कनेक्टेड है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं पूछ रहा हूँ इस टॉपिक से कनेक्टेड है? हाँ जी सर, इस टॉपिक से फिर आप कर सकते हैं। ये जो अक्रूवल्स होती हैं जी, ये जो अक्रूवल्स होती हैं इनको बेसिकली हम बजटेड एक्सपेंस भी कहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? क्या कह सकते हैं? बजटेड एक्सपेंस। नहीं, बजटेड तो एक अलग चीज होता है। बजट तो आपने जो बनाया होता है कि जी मैंने दो बंदों को इतनी तनख्वाह देनी है, वो अलग चीज है। बजट अलग है, एक्चुअल अलग है। बजट का एक्चुअल से क्या ताल्लुक है? नहीं, अक्रूवल जो है अक्रूवल। नहीं, वो एक्चुअल अक्रूवल एक्चुअल की डलेगी भाई। अच्छा, अक्रूवल एक्चुअल की। जब आपने एक चीज इनकम ही नहीं की, होनी नहीं, तो उसकी अक्रूवल क्यों डालूंगा मैं? आप रियल अकाउंट्स बना रहे हैं ना। जब आप रियल अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग साइकिल बनाते हैं, तो ट्रांजैक्शन एंटर होती हैं, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो रियल फिगर्स होती हैं ना। उसमें ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ी आप पढ़ रहे हैं जो बजट को अंदर लेकर आ रहे हैं। वो आप मैनेजमेंट पर्पज के लिए यूज करना कि बजट इतना था, एक्चुअल कितना हुआ, ये ज्यादा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, वो एक अलग एनालिसिस है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या टैक्स में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ बजट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, अब सर ये मुझे एक और प्रश्न करना था मैंने। इसी से कनेक्टेड है, इसी से जी सर, इसी से कनेक्टेड करें। ये जो सेक्शन सब सेक्शन इस तरह ये जो लॉ वगैरह होते हैं, इनकी मुझे बहुत कंफ्यूजन है, ये भी कांडे जरा। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं, रहे अभी आपको मैं एक फाइल अभी खोली हुई थी मैंने, ये देखो ना, ये 75A सेक्शन है मेन। ये पहला इसका सब सेक्शन है, उसके आगे क्लॉजेज है, ये 2 और 3, ये 3 इसके सब सेक्शन है टोटल। ये मेन सेक्शन है 75A, ये पहला है, उसके आगे सब क्लॉजेज उसके हैं A और B, 2 अलग है और 3 अलग है। तो 3 मेन सब सेक्शन, मेन सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन इसके 3 है, आगे क्लॉजेज हैं उसके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इज इट ओके जी? तो यही है ना ऑर्डिनेंस, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यही 2001 है। ठहरो, ये पढ़ो ना, ये क्या लिखा हुआ है, तो यही तो आपको दिखा रहा हूं मैं। ये उसका चार्ट है, इसके आगे सेक्शन कितने हैं, शेड्यूल्स क्या है, रूल्स क्या है, सब इसके अंदर दिया होता है। मेरा ख्याल है आप क्लियर हो जाएगा आपका। वो पार्ट एंड पार्सल होता है, तमाम चीजों को मिला के समझ के तो फिर अप्लाई किया जाता है। ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं 32 का, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है 4 और 5 है, और 33 और 34 सेक्शन है। अब किसी और का कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? कौन सा? अंडर सेक्शन U/S अंडर सेक्शन है ये? हाँ जी, ये U/S है, अंडर सेक्शन है। हाँ जी, अंडर सेक्शन एब्रीवेशन यूज किया ना, पूरा अंडर सेक्शन लिखूंगा तो उसकी जगह U/S कर दिया, अंडर सेक्शन। हाँ जी, किसी का यू हमेशा बड़ा होगा जब अंडर सेक्शन लिखेंगे या छोटा? ये मैंने अपने लिखा, वैसे बड़ा ही होना चाहिए था क्योंकि एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं ना। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है या आगे चले? हेलो
भाई कुछ बोलोगे? आगे चलें आप। हाँ तो बोला करो ना यार, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एक मिनट अब। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं सीधा नेक्स्ट पेज पे। आगे एग्जांपल भी एक आई हुई है, ट्रेडिंग लायबिलिटी नॉट पेड नंबर 1 एंड एनी सब्सीक्वेंट बेनिफिट फॉर फुल और पार्ट पेमेंट। सब्सीक्वेंट पेमेंट आएगा, ले। अगर आप अब इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसको पढ़ लेना बाद में। अगर आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, फर्ज करें मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस किया या परचेजेज की, मैंने वो एक्सपेंस क्लेम कर लिया, आपको अलाउ भी हो गया, लेकिन मैंने उसकी पेमेंट नहीं की क्योंकि वो बंदा मुझ क्रेडिट पे परचेज हुआ था, वो बंदा आया ही नहीं। हमने उसको टाई अप करने की कोशिश की, बंदा अवेलेबल ही नहीं था, या किसी और वजह से वो पेमेंट जो है उसको रिलीज नहीं हो रही, आपके पास पैसे नहीं थे, आप दे नहीं पा रहे थे, उसके हालात खराब हो गए, वो गायब हो गया, आपके हालात खराब हो गए, दोनों में से या दोनों ही या एक कोई सिचुएशन बन गई, आप पैसे नहीं दे सके, आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया। तो लॉ ने सेक्शन 34 जो आपका 5 और 6 है, उन्होंने टाइम जो रखा हुआ है वो 3 साल का टाइम है। यानी फर्ज करें आज ये चल रहा है सितंबर है, सितंबर 2023 है, ठीक है। तो सितंबर 23 जो है, इससे ऑनवर्ड आपने 3 इयर्स, आपने जिस साल में ये अब 24 का टैक्स ईयर बन गया, तो 24, 25 और 26, इन यानी 30 जून 26 तक मेरे पास टाइम है कि मैं 3 टैक्स ईयर के अंदर उसकी पेमेंट कर सकता हूं। अगर तो मैंने पेमेंट कर दी तो ठीक है, वरना चौथे साल में वो आपकी इनकम बना के आपका उस पर अगर टैक्स बनता होगा तो आपको लगाएंगे, नहीं बनता होगा तो नहीं लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग एक्सपेंस आपने पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस मिल गया, तो फिर चौथे साल में वो आपकी इनकम में ऐड होगा। अगर आपको बाद में कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है, सब्सीक्वेंट पेमेंट अगर आप करेंगे, मसलन मैंने आधा 5%, 10% या सारा पेमेंट कर दी, तो जिस साल में आप पेमेंट करेंगे, अगर पहले ऐड हो गए, फर्ज करें मैंने एग्जांपल बना लेते हैं, वैसे एग्जांपल आगे गिवन है, ये देखें, ए परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹5,000, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इन टैक्स ईयर 2020, however he paid this amount in टैक्स ईयर 2024, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। देखिए 20 में मैंने खरीदा तो 20 में मुझे एक्सपेंस मिल गया, 20 के अंदर पेमेंट करनी थी, 20 नहीं हुई, 21, 22 नहीं पेमेंट हुई, 3 साल हो गए, 23 में पूरी इनकम में ऐड हो गया, और 24 में मैंने पेमेंट की, 24 में मुझे एक्सपेंस मिल जाएगा। ये देखो, 20 में मुझे एक्सपेंस मिल गया, 23 में 3 साल पूरे हो गए तो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और 23 के बाद 24 या ऑनवर्ड किसी साल में जाके मैंने पेमेंट की तो उस साल में वो मुझे उस साल का एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं जी। सर इसमें इंपोर्ट की लायबिलिटीज भी शामिल है? इसमें इंपोर्ट की लायबिलिटीज भी शामिल है, ऐसा ही है। ट्रेडिंग कोड में सारा पीएलएस भी आ जाएगा? अगर तो आपने पहले एक्सपेंस लिया तो है ना, दो तीन इसमें ना प्री कंडीशंस है, वो मेट करना लाजमी है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, एक मिनट है। आपका 34 का 5 और 6, एक मिनट, एक सुन जरा, मैं सुन लूं। हेलो, एक मिनट है, एक मिनट।
हाँ जी ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अच्छा, मैं आपको ना एग्जैक्ट वर्डिंग दिखाना चाह रहा हूँ, बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ये कौन पढ़ेगा जी आप में से? समीउल तुम पढ़ोगे? हाँ जी सर, कहाँ से? ये 5। Where a person has been allowed a deduction for any expenditure incurred in driving income chargeable tax under the head income from business, and the person has not paid the liability or part of liability to which the deduction relates within 3 years of the end of the tax year in which the deduction was allowed. The unpaid amount of liability shall be chargeable tax under the head of income of business in the first tax year following the end of the 3 years. ठीक है, एक हो गया। अब हाँ जी, इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर आपने कोई बिजनेस में एक्सपेंडिचर क्लेम किया जो कि आपको अलाउ हो गया, उसने लिखा हैज बीन अलाउड एज ए डिडक्शन, आपको मिल गया। अगर वो एक्सपेंडिचर आपको मिला ही नहीं, ये भी एक सवाल है, अगर आपको एक्सपेंडिचर मिला ही नहीं तो फिर आप एक इनकम या अगर एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं हो सकता। जब वो डिडक्शन नहीं अलाउ हुई थी तो तब आपने वो मुझे एक्सपेंस नहीं दिया, मेरी जेब से पैसा चला गया। अब बाद में अगर मुझे वो अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो वो दोबारा से मेरी इनकम में ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स नहीं है, उसकी सेल पे या उस पर जो अकाउंट्स बने थे उस पर टैक्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। एक बात। दूसरा, 3 साल का ख़त्म होना लाजमी है, 2 बातें। और तीसरी बात कि चौथे में जाके फिर पेमेंट आपकी इनकम में ऐड होगा। लेकिन साथ ही आपने 5A भी पढ़ना है। पहले 6 पढ़ेंगे फिर 5A पे वापस आएंगे। ये 6 पढ़ना। Where an unpaid liability is chargeable tax as a result of the application of subsection 5 and the person subsequently pays the liability or part of the liability, the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the tax year in which the payment is made। अभी आपको एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिकल दिखाई, 1 मिनट, ये अब आपको बेहतर समझ आएगा। ये पहले मुझे एक्सपेंडिचर मिला, ये मैंने 3 साल में पेमेंट नहीं की, ये मेरी इनकम में ऐड हो गया सब सेक्शन 5 की एप्लीकेशन। और 6 में क्या है कि जब बाद में मैं कोई पेमेंट करूंगा तो मुझे 2024 में जाके वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। इज इट ओके जी? हेलो? यानी कि एक्सपेंस आपको मिला हो हाँ, साल में, अगर मुझे 2020 में 5,000 मिला ही नहीं था तो फिर 23 में जाके आप मेरी इनकम में ऐड नहीं कर सकते। हेलो? मुझे आपने डिसअलाउ कर दिया था। एक क्या है? अच्छा, अब अगर आप डिसअलाउ करेंगे और मैं 24 में जाके पेमेंट करूंगा तब क्या होगा? ये भी शेयर कर लो। वो 24 का एक्सपेंस मिल जाएगा ना मुझे? अच्छा, अब इसका मतलब है 2 सूरतें हैं, या तो मुझे वो एक्सपेंडिचर पहले मिला था या मुझे नहीं मिला था। ये सेक्शन कहता है कि अलाउ हुआ है। मैं कहता हूं अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? हमारे केस में हुआ था, मैं आपको मिसाल भी दे देता हूं। एक ना केस था जिसमें बैड डेट्स थे, बैड डेट्स का सेक्शन वैसे अलग है। वो कोई एक पार्टी थी, उससे पैसे लेने थे इन्होंने, और वो 50 लाख उन्होंने हमें दिए नहीं। जब हमने एक्सपेंस क्लेम किया उन्होंने बैड डेट्स हमारे डिसअलाउ कर दिए। फिर क्या हुआ कि 2 साल 3 साल बाद जाके ना हमें वो 50 लाख जो है ना वो रिकवर हो गया। हमने इनकम में डाला, लेकिन रिटर्न के अंदर जाके हमने कंपटीशन में उसको रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने नोटिस दिया, जी आपने 50 लाख पे टैक्स क्यों नहीं दिया, आपने तो रिवर्स कर दिया। हमने कहा जी जब हमने एक्सपेंस मांगा था तो आपने उसको डिसअलाउ करके टैक्स ले लिया हुआ है,
अब उस 50 लाख पे अब दोबारा से आप टैक्स नहीं ले सकते हमसे। एक बात अभी पहले एक चीज क्लियर करें, फिर एक और भी है जो मैंने जानबूझ के पीछे रखा हुआ है ताकि एक सीक्वेंस रहे इसका। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप। ये तो एफटीआर की इनकम पे है, तो एफटीआर की कैसे? नहीं, एफटीआर में तो एक्सपेंस मिलते ही नहीं, तो उस पर बहस ही खत्म हो गई। आपने पहले एक्सपेंस क्लेम किया था, मिला आपको? उसमें तो ग्रॉस रिसीट पे टैक्स आ गया, तो फिर एक्सपेंस का तो कांसेप्ट ही खत्म हो गया। तो तुमने खुद ही जवाब दे दिया। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, मेरा है जी, करें। सर इससे रिलेटेड क्या मैं कह रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डेड है, इसको मुझे दे दें। ये कभी कुछ चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हम। हर चीज रिकॉर्ड करेंगे तो भाई फिर आपका घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सब कुछ ही फ्री कर दोगे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? आप बात समझ रहे हो? और सर जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आइडिया के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए आपके जो ऑडियंस है इनसे बहुत कर जी, कुछ चीजें हम कर देते होते हैं, कुछ चीजें हम नहीं रिकॉर्ड करते। हर चीज नहीं हम कर सकते ना रिकॉर्डिंग की, वरना कल को पब्लिक के जी आपने तो हर चीज रिकॉर्ड करनी थी, क्यों नहीं दे रहे आप? फ्री का माल तो नहीं है ना भाई। दूसरा अगर सर सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी ना सर, तो हम कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकेंगे। भाई कुछ चीजें देखना, इंसानी फितरत है ना। मोबाइल वाले देखिए आप क्या करते हैं, हर दूसरे महीने हर एक हफ्ते एक नई चीज आ जाती है। उनको पता है इंसान लालच का मारा हुआ है, इसको नई से नई चीज दो, ये पीछे भागेगा। अब एक ही दफा मोबाइल एक निकाल दे जिसमें सारे फीचर्स हो, तो मुझे देखना फिर फीस सेंटर खाली नजर आएगा। अच्छा सर, मेरा सवाल था एक जी, अब जैसा भाई कह रहे थे आपका एफटीआर का नहीं है, तो जो मिनिमम है उसको हम नॉर्मल ही कंसीडर करें? जी, वो नॉर्मल ही होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है और सारा है तो वो मिनिमम ही काउंट फॉर होगा, वो एनटीआर ही काउंट होगा। ये पॉइंट ये जो सेक्शन 18 है या 21 है, तो सर ये सिर्फ पाकिस्तान में जो बिजनेस करते हैं, मतलब एक आदमी है वो यहाँ बैठा हुआ है रेजिडेंट है, और उसका पाकिस्तान में भी बिजनेस है, और उसका एक अटेंडिंग बिजनेस या उसको कमीशन दुबई का भी मिलता है। अच्छा, तो क्या ये कुनियन सिर्फ पाकिस्तान में लगेगा, ये कुनियन या दुबई वाले हैं उस पर भी लग जाएगा? सवाल अच्छा है आपका कि ये जो डिडक्शन है जो आपने बाहर बंदे रखे होंगे उसका क्या बनेगा। देखिए, बात ये हो रही है कि यहाँ लॉ में ऐसा तो, लेकिन आप जब कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे, एक तो ये ना एक बंदा वहां बैठा हुआ है, ठीक है, वहां जाके बिजनेस करता है। अब पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो अपनी जगह पे है, और फॉरेन सोर्स इनकम अब चूंकि ऑर्डिनेंस ने फॉरेन सोर्स इनकम को भी लॉ का हिस्सा बनाया हुआ है रेजिडेंट के लिए। तो मेरा मानना यही है कि आपको जारी बात है, अब वहां पता नहीं बैंकिंग चैनल होता है या नहीं होता है, लेकिन खर्चों की ऑथेंटिसिटी तो आपको साबित करनी पड़ेगी ना कि वो वाकई हुए हैं। जैसे फर्ज करें बाहर मैंने कोई बंदा नहीं रखा, लेकिन मैं सैलरी एक्सपेंस क्लेम करी जा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि अगर तो वो एफटीआर में गया फिर तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर तो हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एनटीआर के अंदर फॉल करता है, एक बात हो रही है, उसकी डिपेंड करता है ना इनकम कौन सी है। सैलरी के अगेंस्ट एक्सपेंस होना नहीं, बाकी बच गया बिजनेस वाला या अदरवाइज, तो एक्सपेंडिचर वेरीफाइबल तो होंगे ना कम से कम। अगर वो वेरीफाइबल, मसलन एक बंदे ने प्रॉपर्टी इनकम वहां से कमाई है 2 करोड़ पे, अज्यूम कर लेते हैं, पता लगे कि उसने बंदा ही कोई नहीं रखा हुआ और वो जनाब आगे से बंदों की सैलरियां क्लेम करी जा रहा है, तो कम से कम वो वेरीफाई तो कराएगा कि बंदा एम्प्लॉय कोई है भी कि नहीं। मेरे ख्याल से जो प्रिंसिपल्स जो इनएलिजिबिलिटी के हैं उसको फॉरेन सोर्स इनकम पे भी अप्लाई होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक बंदा फेक एंट्रियां डाल के मुझे एक्सपेंस पकड़ा दे, जबकि आपको पता भी है कि पाकिस्तान का टैक्स या बाहर का टैक्स विच एवर इज जो हायर है उसको लगना भी है। पहली बात तो ये है।
उसको वो टैक्स लगना भी है, तो फिर पाकिस्तान का प्रिंसिपल इम्बिल्ट में आ गया ना वो इसके अंदर। जब वो आ गया, दूसरा 21 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे अप्लाई होगा। नहीं ये नहीं। अब एक और पॉइंट 102 103 जो है उसको भी देख लेते हैं, एक मिनट है। और सर रिटर्न में तो सर एक ही कॉलम है, मतलब रिटर्न में तो हम नहीं FTR वाला, हाँ जी वो नेट मांगते हैं ना, इनकम नेट होती है, ये देखे ना। नहीं मेरी सर अगर बायर की भी सेल्स हैं, बायर से रेवेन्यू आ रहा है, ये पढ़ो ना, और ये पढ़ो ना भाई, ये पढ़ो। ये 102 के अंदर ये मुझे याद था कि नीचे कोई एक्सप्लेनेशन है, ये देखें फॉरेन टैक्स ट्रेड के लिए है ना। अब जरा इसका पढ़े, ये नेट फॉरेन सोर्स इनकम, ये पढ़े जरा। Net foreign source income in relation to the taxpayer for a tax year means the total foreign source income of a taxpayer charged to tax in the year As as reduced by any deductions allowed to the taxpayer under this ordinance for the year that relate exclusively to the derivation of the foreign source income and are reasonably related to the derivation of foreign source income in accordance with subsection 1 of section 67 and any amendments made for the purpose of that section. तो बड़ी क्लियर है कि जो डिडक्शन आपको अलाउड है, अब तो जो 21 है, तो जो वो अलाउड नहीं करता, ठीक है। Yes. एक मिनट, बल्कि एक और भी पढ़ लो, ये ले फॉरेन लॉसेस पढ़ो जरा। अच्छी बात है आपने सवाल रेज किया है, इसके 4 सब सेक्शन है। पहला पढ़ो जी। Deductible expenditures incurred by person in deriving foreign source income chargeable to tax under head of income shall be deductible only against that income. ठीक है, पहले भी ऐसे ही हो रहा है। आगे इफ If the total deductible expenditure referred to in subsection 1 exceeds the total foreign source income for the tax year chargeable to tax under a head of income, herein often referred to as foreign loss, the foreign loss shall be carried forward to the following tax year and set off against the foreign source income chargeable to tax under that head in that year. एंड सो ऑन। And so on, but no foreign law shall be carried forward to more than 6 tax years, immediately succeeding the tax year from which the loss was. बाकी तो ठीक है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब है कि आपका जवाब 2 जगहों पे बड़ा क्लियर कर दिया उसने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा, डिडक्टेबल उसने अलाउंस नहीं यूज़ किया, एक्सपेंडिचर है। तो जो ऑर्डिनेंस आपको अलाउ करेगा, और अलाउ कौन से करेगा, ज़ाहिर बात है 21 और 174 वैसे ही उसने फारा कर दिया इसमें से, सही हो गया। तो जो प्रिंसिपल लोकल के लिए होंगे वही एक्सपेंडिचर फॉरेन के लिए भी होंगे। ठीक हो गया। हाँ जी, किसने किया था? समीउल, तुमने सवाल किया था? नहीं सर, ये नूर साहब ने पूछा। चलो कोई और सवाल है? सर एक छोटी बात रहेगा। अब सर मैं जब वो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम डालता हूँ अपने रिटर्न में, तो मेरे पास सर दुबई से भी रेंटल इनकम आ रही है, वहाँ मेरी प्रॉपर्टी वो फॉरेन सोर्स इनकम में, वो फॉरेन सोर्स इनकम में जो नेट आएगी ना वो डालनी होगी। एक मिनट है, प्रॉपर्टी में मैंने डाली है सर। एक मिनट है, एक मिनट। ये देखें फॉरेन सोर्स इनकम में क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी, टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट,
या सब्जेक्ट टू एफटीआर और एनटीआर। हेलो, ठीक है सर। तो ठीक है इसमें सर, नेट करके ये इसको नेट, ये है ही नेट असल में ना, जो आपके अलाउएबल डिडक्शन है माइनस करके तब आप इधर आएंगे, और उनमें से ओबियसली जो एफटीआर का हिस्सा या एग्जाम्प्ट है वो आप उसको अलग कर देंगे। मेरा हर क्लियर हो गया ये? देख लिया। हाँ। चले, मैं इसलिए, डायरेक्शन माइनस हो। हाँ जी, ओबियसली इसलिए आपको दिखा रही है ताकि आपको इधर ही पता लग जाए कि भाई ये कौन सी इनकम आनी है, बजाय ये कि ज़बानी बातें करें हम। हाँ जी, एक पॉइंट और रहता है, वो मुझे कर लेना। वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन में ये एनटीआर में जाएगी, इसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है। जी बिल्कुल ऐसे ही एनटीआर में जाएगी। एक पॉइंट मैंने स्किप किया, वो रह गया, मैंने आपको वो दिखाया नहीं अभी, वो था 34 का 5A मैंने जानबूझ के स्किप किया था। वो उधर भी है स्लाइड में, मैंने डाला हुआ है कि ये वाला, लेकिन आगे लिखा कुछ नहीं हुआ। ये 5 है, देखो जी, पढ़ो जरा। Where a person has been allowed a deduction in respect of a trading liability, and such person has derived any benefit in respect of such trading liability, the value of such benefit shall be chargeable to tax under the head income from business for the tax year in which such benefit is received. जी, अगर आपने कोई लायबिलिटी क्रिएट की, जो आपको यानी खर्चा क्लेम किया, वो आपको मिल गया, बाद में पता चला कि उस बंदे ने आपको जो कुछ पैसे हैं आपके डिस्काउंट की वजह से, रिलेशन की वजह से, अदरवाइज आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया और बेनिफिट वापस कर दिया जो उसने लिया था, तो टू दैट एक्सटेंट जो बेनिफिट आपके पास आएगा वो आपकी उस साल की इनकम बन जाएगा जिसमें वो बेनिफिट ड्राइव होगा। जी, एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट डिस्काउंट देगा, सब्र करो ना, मैं इसको जरा कॉपी कर देता हूँ उधर, लिखा तो हुआ है लेकिन 5A और 5 में क्या फर्क है? एक मिनट ठहर जाए, अभी मुझे पेस्ट तो कर लेने दो, क्योंकि आगे नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। हाँ जी, एक मिनट, अब ठीक है। जी सर, आप बता रहे थे 5 और 5A में क्या एक मिनट मैं उधर ही आ रहा हूं। अब उन्होंने जो चीजें अटैच की हैं पहले वो समझ लें तो आसानी हो जाएगी। असल में बात ये हो रही है कि 5 के अंदर हमने जो पढ़ा था वो 5, ये पहले वाला है ना, ये पहला 5 है। वो ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर जो है वो आपने क्लेम किया और 3 साल में पेमेंट ना की तो चौथे में वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये पहला है 5। और 5 है, ये कहता है कि अगर आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया और बाद में कोई बेनिफिट आपको रिसीव हो गया, ठीक है, बेनिफिट डिस्काउंट की शक्ल में, ठीक है, बल्क परचेज करने की वजह से, रिलेशन की वजह से, वट एवर रीजन जो भी है, आपने एक्सपेंडिचर किया, आपका एक्सपेंडिचर की रिकवरी हो गई, उसमें पैसे वापस आ गए बेनिफिट की शक्ल में, तो फिर वो जाहिर बात है मेरा एक्सपेंडिचर तो रहा ही नहीं, वो मेरी इनकम बन गया जो मैंने पहले क्लेम कर लिया हुआ, तो वो मुझे उस इनकम को अपनी इनकम टैक्सेबल में ऐड करना पड़ेगा। ये बात हो रही है, ये फर्क है 5 और 5A में। कोई सवाल है आप लोगों का, किसी का? सर एक तो मेरा कोई एक्सपेंस है जो कि मैंने ट्रेडिंग में क्लेम किया था, तो मैंने मेरी बात है वो पे लायबिलिटी में बुक किया हुआ था, ट्रेडिंग एक्सपेंस है और वो 3 साल तक पे नहीं हुआ, तो क्या वो भी होगा या सिर्फ नहीं, आपको ट्रेडिंग एक्सपेंस का
मतलब है कि चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग है, वो आपकी डेबिट साइड पे आ रहा है, जो कि आपने एक्सपेंडिचर परचेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑडिट फी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, एंटरटेनमेंट है, लिस्ट है पूरी भाई एक एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, वो तो एक लिस्ट है पूरी। अगर परचेजेज है, मतलब मैंने उधार पे माल खरीदा था, हाँ मैंने बेच दिया, मैंने कॉस्ट भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, बाद में किसी वजह से मैं कहा यार मुझे माफ कर दो भाई, मैं नहीं दे सकता पैसे, तो वो क्या वो भी तीसरे साल के बाद ऐड हो जाएगा? बिल्कुल क्रेडिट होगा जी। आपने देखे ना, आपने वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया जिसकी पेमेंट ही नहीं की है आपने, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपका मुंह थोड़ी देखता रहेगा। मतलब ट्रेडिंग नॉट ट्रेडिंग वाला मामला कोई नहीं? नहीं 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 नहीं, उसका कुछ ट्रेडिंग मींस प्रॉफिट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये शामिल है इसके अंदर। अभी बैड डेट्स की मिसाल नहीं दी मैंने आप लोगों को, प्रैक्टिकली करके आए हुए 50 लाख रुपए के ऊपर। हाँ, ठीक। तो बैड डेट्स क्या ट्रेडिंग अकाउंट में था कि प्रॉफिट एंड लॉस में था? हाँ, ठीक है। पहले कभी होता था कि ये 3 साल वाला ट्रेडिंग आइटम्स पे अप्लाई नहीं होता था, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है और सर पर्सनल लोन पे जी। क्या? अगर मैंने पर्सनल लोन लिया था तो पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन पे जो मार्कअप है वो आपको पहले एक्सपेंडिचर मिला। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना मैं चाहता हूं, अगर मैं personal आपके loan सवाल के के अंदर, साथ नूर साहब आपके markup सवाल, नहीं कह रहे हैं, मार्कअप पर्सनल लोन पे अलाउ नहीं हुआ आपको, तो बात खत्म हो गई, वो तो चला गया वेल्थ के अंदर, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में जाएगा ना वो तो, हाँ, ठीक है। उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं इसके साथ। आपको अलाउड हुआ कब था जो आप डिसलो करने जा रहे हैं? हाँ, ठीक। वो उधर ही जवाब था उसका जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छी बात है, डिस्कशन करने से काफी चीज, ये जो सर ये फॉरेन जो डिस्काउंट एक एक ओ भाई एक एक करके। अच्छा जी, जो फॉरेन बिजनेस इनकम के ऊपर जो मैं टैक्स दे के आया हूँ बाहर 5 लाख दे के आया हूँ, पाकिस्तान में कैलकुलेट करें तो 7 लाख इनके से बन जाता है, तो डिफरेंशियल का कुछ मुझे पे करना है या बस जो मैं बाहर दे आया हूँ बस वही काफी है? अगर तो आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में हैं तो फिर और कोई एग्जम्पशन नहीं है तो फिर आपको 2 लाख जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, और अगर उल्टा हुआ तो रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 बनता है, बाहर 7 देकर आए हो तो क्रेडिट लोअर का मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पैसे तो आपने बाहर जमा कराए हैं, रिफंड पाकिस्तान से कैसे मांगोगे? लिखा नहीं हुआ, बट लॉजिक यही निकलता है बीच में से। कोई सवाल है? और तो यहाँ पे तो फिर ये जो आपने अभी बताया था टोटल अमाउंट में, फिर हम नेट अमाउंट लेके जाएंगे इसकी, वो पूरी ग्रॉस अमाउंट लेके और फिर जो खर्चे वगैरह माइनस करके फिर वो आगे नॉर्मल टैक्स में लेके जाएंगे? तो जाने बन उधर एक्सपेंसेस की जगह कहाँ है फॉरेन में? अभी दिखाया तो है आपको, है जगह वहाँ पे? हाँ, तो फिर नेट तो बस नेट लेके चले जाएं तो फिर यही मेरा तो ख्याल है और टैक्स यही तो तय हुआ था, अभी यही तो तय हुआ, फिर वही चीज रिपीट करी जा रहे हो, लगता है तुमने वो सुना नहीं गौर से। जी जी ठीक हो गया। अभी रिटर्न क्यों खोली थी मैंने एक किसी बंदे की, आपको दिखाने के लिए कि वहां जगह ही नहीं है एक्सपेंडिचर की, तो तुम कहाँ उसको फूड डालोगे? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी, आगे किसी और का सवाल? आगे सर मैं सवाल कर रहा था कि ये जो डिस्काउंट हमें बाद में रिसीव हो जाएगा दूसरे साल या तीसरे साल लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो वो अदर इनकम में फिर रिपोर्ट होगा उस साल में? आपको ऑब्वियसली बिजनेस है ना, बिजनेस में जो बेनिफिट आता है वो बिजनेस इनकम ही बनेगा ना, अदर इनकम तो नहीं होगा। वो आपको पैसे छोड़ दिए उसने, हाँ, तो क्या उसकी एंट्री में क्या कहाँ करेंगे? अदर इनकम में नहीं रिपोर्ट होगा तो फिर कहाँ रिपोर्ट होगा? बिजनेस इनकम में, और कहाँ? बिजनेस इनकम ही अदर इनकम होगा। हाँ, तो बिजनेस में डिस्काउंट मिला ना यार, उसने आपको अलग तो किया उसने, क्यों सर परेशानी? सर उसका हेड होना चाहिए। मैं जी, बस जानना- डिस्काउंट रिसीव्ड और क्या होना चाहिए? हेड कौन सा होना? डिस्काउंट रिसीव ऑन परचेज। हाँ जी, सही हो गया। हाँ जी, कोई और किसी का कोई सवाल जी हो? सर, मेरा सवाल था इतनी जो ट्रेडिंग लायबिलिटी है लोन से रिलेटेड था जी कि लेट्स सपोज अगर पर्सनल वेल्थ की मैं बात करूँ, एक बंदा है उसने पर्सनल लोन लिया हुआ है बैंक से, अच्छा, ठीक है, और वो लेट्स सपोज कि वो 2 या 3 सालों के बाद बैंक को लोन माफ कर देता है, अच्छा। ठीक है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे? इसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी? क्या इसके ऊपर भी वो इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में ही जाएगा हमारा जो लोन माफ हुआ हुआ है, या वो एग्जेम्प्ट है? अच्छा,
तो आप ये कह और रहे ये हैं दोनों यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। अगर बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो तो इन दोनों को कैसे हम ट्रीट करेंगे? अच्छा ठहरो, फिर एक चीज दिखाता हूँ मैं, ठहर जाओ, सब्र करो। अगर आपको कोई लोन माफ कर देता है या मार्कअप माफ करता है तो आपकी इनकम है, वो बेनिफिट है आपका। हेलो, जी सर। बेनिफिट है कि नहीं आपका? अब आप चुप कर गए, बोल नहीं रहे। नहीं सर, इसमें अब दो तरह की चीजें ना, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलती हैं जिम्मेदारों को। नहीं नहीं, एक पहले ना, पहले लोन तक रहो फिर ग्रांट पे जाना। पहले लोन की बात करो। आपने आपने 1 करोड़ रुपया लोन लिया, जी सर। 1 करोड़ आपको माफ हो गया, जी सर। तो क्या आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। बेनिफिट तो हुआ है, अलग हुआ आपको? जी सर। अच्छा, अब ये आप पढ़ने लगे हो इनकम की, इनकम फ्रॉम बिजनेस की एग्जांपल्स, ठीक है? ठीक है। अब तुमने ही पढ़ना है ये ना डी वाला जरा पढ़ो। डी में क्या लिखा है? The fair market value of any benefit or pursuit, whether convertible into money or not, derived by a person in the course of or by virtue of a past, present, prospective business relationship. जी, एक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ो। For the purposes of this class, it is declared that the word benefit include any benefit derived by way of waiver of profit on debt or the debt itself. बस यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और डेट इटसेल्फ। आगे Under the State Bank of Pakistan Policy Department Circular number 29 of 2002 or in any other scheme issued by the State Bank of Pakistan. तो अगर आपका कोई लोन माफ हो जाता है या प्रॉफिट ऑन डेट माफ होता है इस सर्कुलर के मुताबिक, तो जो बेनिफिट आपको रिसीव होगा, ये आप पढ़ क्या रहे हैं, बस क्वेश्चन ये रह गया। अब यहाँ से पढ़ो पहला 1, ये क्या है? The following income of a person for a tax year other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax under head income from business. तो पहले हिस्से का तो आपका जवाब आ गया। आपको प्रॉफिट ऑन डेट माफ हो या मार्कअप माफ हो, तो जो बेनिफिट आपको मिलेगा, जो स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक जो भी होगा, वो आपकी बिजनेस इनकम ट्रीट हो जाएगा। सही हो गया? अब अगर आपका पर्सनल लोन है वो माफ हो जाता है, पहली बात तो ये है कि ये माफ किस खुशी में आपको हुआ, वो खैर क्वेश्चन अपनी जगह पे है। अगर आपको हो जाता है तो पर्सनल जो बेनिफिट होगा, अगर वो अदर इनकम में कवर्ड हो गया तो ठीक है। अगर इस पे कोई एग्जम्पशन हुई कैपिटल रिसीट की वजह से, तो ये निकलेगा दोनों में से किसी एक चीज में जाके गिरेगा। लेकिन बेनिफिट तो बहरहाल आपको हुआ है, चाहे वो बिजनेस में है या पर्सनल है, ठीक है? अब टैक्सेबिलिटी का इशू है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर बता दूंगा कि इसकी टैक्सेबिलिटी, इनकम तो बहरहाल है, बेनिफिट भी है, लेकिन उसने इनकम में ऐड होना है कि नहीं होना, ये क्वेश्चन अपनी जगह पर रहेगा। इसके मुताबिक तो लग यही रहा है कि आपको लोन तो लोन है, उसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि ये पर्सनल है या दूसरा है। इसके मुताबिक तो टैक्स लग रहा है, यानी इनकम में ऐड हो रहा है। अगर लॉ में कोई एग्जम्पशन हुई, जैसे अभी आपने साथ ही दूसरा सवाल किया कि गवर्नमेंट की ग्रांट अगर आपको रिसीव होती है तो उसके दो, तो फिर वो बाद में करते हैं, वो भी अपनी जगह पे सवाल है। अभी सिर्फ लोन की बात हो रही है, एक को पहले मुकम्मल करोगे तो फिर दूसरा आसानी से हो जाएगा। इससे कनेक्टेड कोई और सवाल है तो फिर मैं आपका वो ग्रांट वाला बाद में छेड़ूंगा। हाँ जी, नहीं सर क्लियर है ये सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस का तो क्लियर है। आप अपना सवाल ना एंड तक के लिए रिटेन कर लेना, क्योंकि पढ़ हम कुछ और रहे हैं, चले हम किसी और तरफ गए हैं, ठीक है? बेनिफिट तो वो बाहर आला है, बेनिफिट आपको रिसीव हो गया है, ठीक है? वो मैंने आपको रेलिवेंट सेक्शन भी दिखा दिया 18। किसी और का कोई सवाल है, वरना मैं आगे चलूं। हेलो, अगर आपका कोई लोन है और लोन, हेलो जी जी, आवाज आ रही, बोले आप। सर, मैं कह रहा था अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और मेरी कैपेसिटी नहीं है रीपेमेंट की, तो
तीसरा बंदा कहता है चलो मैं पे कर देता हूँ, अब उसके पेमेंट फिर कैसे बाहर आएगा? फिर वो बैंक का पेबल निकाल के आपकी बुक्स में दूसरे बंदे का पेबल आ जाएगा। तो पैसे भी कहता चलो मैं वैसे ही देता हूँ, नहीं वैसे तो वो फिर आपके बिहाफ पे भी अगर लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए तो यही समझा जाएगा आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई है। अब उसने आप उसका लोन स्टैंड कर ले, वो मांगता या नहीं मांगता, जब तक वो माफ नहीं कर देता तब तक तो लाइबिलिटी रहेगी ना आपकी। जब माफ करेगा तो फिर इनकम आ जाएगी। वो फिर इनकम बनेगी उस वक्त। हाँ जी, आगे चले। जो डायरेक्टली सर पेमेंट्स अगर वो अपने अकाउंट से बैंक को कर दे तो मैं अकाउंट पर कैसे करूंगा उसका लोन, क्योंकि मेरे पास तो क्रॉस चेक पैसे नहीं आए। नहीं वो ठीक है, ऐसे भी हो जाता है ना। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये क्रॉस चेक वो आपको नहीं देता तो आप उसको जहरी बात है पेबल डाल देंगे ना। आप बैंक को क्रेडिट करके, आप बैंक को डेबिट करके पार्टी को क्रेडिट कर दोगे। आपने क्या करना है कि उसने नरेशन में लिख देना कि डायरेक्टली पेमेंट बैंक को कर दी है। सही होगा। आगे चले। हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, किधर चले गए हो? जी सर, चले सर। ले जी, एग्जाम्पल भी हो गई। अब हम आ गए स्टॉक इन ट्रेड में। स्टॉक इन ट्रेड की आपके सामने है कि आपने कंजम्पशन कैसे निकालनी है। 35 का 1 2 3 4 आपके सामने है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट जो परचेज की ऐड करें, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें तो स्टॉक कंज्यूम्ड आ जाएगा। पहले मुझे कर लेने दे, फिर सवाल कर लीजिएगा। अगर आप नया बिजनेस है तो परचेजिंग सारी करेंगे, और अगर पुराना चल रहा है तो पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को आपने जो लेके आना है वो एनआरवी पे लेके आना है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एग्जांपल दी हुई है, अगर ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये का है, परचेजिंग 40, क्लोजिंग स्टॉक 5 और एनआरवी 4 है, तो इसको वो करेगा कॉस्ट पे ही करेगा। आपने जो डिफरेंस है इनका 5 और 4 का, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। कंपटीशन में बाद में करता हूँ, ये पहले हिस्से में से अगर कोई सवाल करना है तो आप कर लें। एक मैंने कंजम्पशन बताई, एक पहला बिजनेस, एक ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस, उसकी वैल्यूएशन, स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो जो डिफरेंस है फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। अगर आपका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, एनआरवी जिसे हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो ये आपके स्टैंडर्ड भी अलाउ करते हैं अकाउंटिंग के, और इनकम टैक्स लॉ भी सेक्शन 35 के थ्रू ये आप, ऑल्दो के एक्चुअल लॉस अभी नहीं हुआ होता, लेकिन वो आपको लॉस अलाउ करेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। जी कोई सवाल है यहाँ तक तो आप कर सकते हैं। सर जो एमआरपी का डिफरेंस है ये 21 में अलाउबल एक्सपेंस बनेगा? नहीं वो तो परचेज करते वक्त था ना, वो तो परचेज का था ना। ये तो डिफरेंस आपको इस सेक्शन के थ्रू अलाउ हो रहा है, इसका आपके सेक्शन 21 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, यानी अगर मेरी कॉस्ट जो है वो 5,000 है और एनआरवी 4,000 है तो 1,000 रुपये पीएल को चार्ज करते हैं। हाँ जी, आप फिर एंट्री करेंगे ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके तो स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपये से। यानी कि वो एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, जीपी आपका वही रहेगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट प्रॉफिट आएगा ना वो 1,000 रुपये से कम हो जाएगा। और ये जो स्टॉक का रिजर्व आपने माइनस किया है, ये बैलेंस शीट में जाके आपने माइनस करना है। ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस नहीं करना। ये देखें ना, मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक आपका लिया है तो मैंने 5 माइनस किए, यहाँ 4 नहीं माइनस किया। और किसी की सेल प्राइस का कॉस्ट से कम होना एबनॉर्मल लॉस होता है, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होता है, वो आपके जीपी को अफेक्ट नहीं करता। जी कोई सवाल है? जी क्या कह रहे हैं? स्टॉक रिजर्व है बैलेंस शीट में,
वो किस में से माइनस होगा? क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में पड़ा होगा उसमें से। हाँ जी, कोई सवाल है या आगे चलूं? एक बज गया सर। हाँ जी, 1:15 तक है ना टाइम हमारा। हाँ जी बोले जी, आगे चलूं? ये चला सर। आगे इसकी अब आ गया जी, कोई क्वेश्चन है? एनआरवी जी सर, एनआरवी की एवरेशन है तो बता दें। वो मैं आपको बता देता हूँ। एनआरवी ये होता है कि अगर आगे आ रहा है, वैसे शायद इसने डेफिनेशन भी आगे इसने नहीं इसमें डाली। असल में होता ये है कि आपकी एक चीज है, फर्ज करें आपने 100 रुपये पे खरीदी है, आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको डिस्पोजल पे कोई 10 रुपये, फर्ज करें 2 रुपये खर्चा आ जाता है, तो 100 रुपये में 2 रुपये आप माइनस कर देंगे डिस्पोजल एक्सपेंसेस। एक बात हो रही है, और उसको छोड़ दें, इसमें से ना माइनस करें। आपने कहा जी मार्केट में इसकी प्राइस बहुत कम हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई, 80 रुपये की बिक रही है, 80 रुपये की बिक रही है और उसमें से 2 रुपये डिस्पोजल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अगर मैं आज इसको बेच दूं तो आप में 80 में से 2 माइनस करना है, 78 आपकी एनआरवी आ जाएगी। कॉस्ट आपकी 100 थी, एनआरवी आपकी 78 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 22 रुपये, वो आप डबल एंट्री चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे 22 रुपये से। ये डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, जीपी उधर उधर का उधर ही रहेगा, जीपी में 100 रुपये ही जाएगा, और जो 22 रुपये है वो बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा उसमें से जाके माइनस हो जाएगा, या आप लायबिलिटी साइड पे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर जी? हेलो, या कुछ और? सेल टैक्स लो तो इस बात को फिर नहीं मानेगा, वो तो कहेगा मुझे सेल टैक्स पूरा चाहिए। आप एनआरवी नहीं, वो तो आपका अलग है ना, उसका तो आप सेल टैक्स लो पढ़ कब रहे हैं जो इसको इंपोर्ट करके इधर लेकर आ रहे हैं? आपको किसने कहा कि सेल टैक्स हम पढ़े? ये तो आप खुद ही अज्यूम करी जा रहे हो। दोनों इंडिपेंडेंट लॉ है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्रोविजन आपको इनकम टैक्स लॉ ने लॉ की है, सेल टैक्स ने नहीं ये लॉ की है। सेल टैक्स में तो आपको बैड डेट्स नहीं मिलते, पता है आपको? आपने इनकम टैक्स में बैड डेट्स क्लेम करते हैं ना, सेल टैक्स में बैड डेट का कोई सेक्शन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप अप्लाई करेंगे? नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं है ना। जो चीज पढ़ाई जा रही है उसी पे कंसंट्रेट करें आप। जी जनाब, आगे चले। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी। अब आपका कंपटीशन ऑफ कॉस्ट जो आपने निकालनी है, ये मुख्तलिफ एब्रीवेशन है, आपको आसान कर देता हूं। जब आपने कैश में से यूज करना है तो उसके बाद 2 ऑप्शन आ रही हैं, या वो प्राइम कॉस्ट बेस्ड मेथड यूज कर ले या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। अभी बताता हूं मैं आपको। अक्रूवल वाले के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो है एब्जॉर्प्शन। अब अगला सवाल ये होगा कि प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में इसका तरीकाकार क्या होता है? देखें, आप जो नॉर्मल तरीका यूज करते हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफओएच, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं, तो इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तमाम कॉस्ट ऐड की जाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकलती है। प्राइम कॉस्ट में ये होता है कि फिक्स्ड एफओएच को ऐड नहीं किया जाता। ये मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड यूज होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये मेथड यूज नहीं किया जाता। तो आपके लिए सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल दें। नंबर 1। अगर आप कॉस्ट का मेथड चेंज करना चाहते हैं, आप कमिश्नर इनर रेवेन्यू से अप्रूवल लेंगे। अब डिफरेंट एब्रीवेशन है, ये सारे कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, उनकी डेफिनेशन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वेटेड एवरेज, लेबर क्या है, मटेरियल क्या है, एफओएच क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, प्राइम कॉस्ट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है जिसमें आप डील कर रहे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग से और आईएस रेलिवेंट इन्वेंट्री के इंपोर्ट होके उन्होंने एज इट इज यहाँ लिख दी है। इसमें से अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं, ये ले। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है?
आप एक दफ़ा गो थ्रू कर ले 2 मिनट लगा के, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर इसमें रिकमेंडेड क्या है इंडस्ट्री के लिए? देखिए उनकी ये मैनेजमेंट ने सिलेक्ट करना है कि उनकी इन्वेंट्री को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सूट करता है या वेटेड एवरेज। दो बातें, एक बात। दूसरा जो मेथड होता है जनरली वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज होता है। हमने तो कभी आज तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी प्राइम कॉस्ट मेथड यूज नहीं किया। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है, प्रैक्टिकल में हम लोग तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करते हैं। जितनी कॉस्ट है एक्चुअल बेस पे लेकर आए, वरना एक नया आप महाज खोल देंगे इनकम टैक्स वालों के साथ, वो कहेगा फिक्स एफओएच किधर गए, वो एक अजीब किस्म की खिचड़ी पक जाएगी। मैं वो थोड़ा क्योंकि सेल टैक्स लॉ जो है वो फाइफा के अलावा कोई और मेथड नहीं, उधर तो फाइफो फूफो होता ही नहीं, सेल टैक्स का ताल्लुक ही कोई नहीं। सेल टैक्स तो बाल आया गया, बस बात खत्म हो गई। ये मेथड सिर्फ इधर है। आपको रह रह के सेल टैक्स क्यों याद आता है? वो मैं नेक्स्ट ईयर आपकी तरफ चला गया ना, वो तो वो चीज ही हो रहा है। वो तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं भाई, वो तो कैरी फॉरवर्ड है, सेल टैक्स है। उसमें कहाँ क्लोजिंग स्टॉक में आप घुस गए हो? उस पर तो आपको जजमेंट दी हुई है मैंने फाइनेंशियल के लेक्चर में। नेक्स्ट एफ एक अलग चीज है। अब दो चीजें जो अनपैरेलल्ड है उसकी कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वो एक्स है, ये वाई है, वो ए है, ये बी है। ये मैनेजमेंट की मर्जी है कि वो जो इन्वेंट्री यूज कर रही है वो फाइफो में भी आउट कर सकती है, वेटेड में भी कर सकती है। लेकिन एक दफा जो मेथड सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप वही रखेंगे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जब मर्जी जो मर्जी कर दिया। मेथड चेंज करने के लिए कमिश्नर साहब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपकी इन्वेंट्री को क्या सूट करता है? हो सकता है एक को फाइफो कर रहा हो, दूसरे को वेटेड एवरेज कर रहा हो। वो आपने बताना है कि जी आप मेथड कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। जी आगे चले। एनी क्वेश्चन जी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये मुख्तलिफ टर्म्स है। मटेरियल भी आपको पता है क्या जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट लेबर क्या जो उसको बनाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अदर देन मटेरियल लेबर के, यूटिलिटी बिल्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, वो चीज़ों को बनाने पे इस्तेमाल होते हैं, उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज है। प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वो मैंने अभी बताया। प्राइम कॉस्ट में फिक्स एफओएच नहीं ऐड किए जाते, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। स्टॉक इन ट्रेड की डेफिनेशन है, परचेज करके, प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, ठीक है, वो सारा कुछ इसके अंदर। सिर्फ स्टॉक संच्छेद इसमें शामिल नहीं है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे होंगे तो वो सेल परचेज भी करेंगे तो वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं बनेगा, वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में सेल परचेज भी कर रहे हैं तो या तो वो कैपिटल एसेट बनेगा, बिजनेस एसेट वो बन नहीं सकता क्योंकि उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड की डेफिनेशन से उसको बाहर निकाल दिया हुआ है। जी जनाब, वो कैपिटल एसेट में चला जाएगा, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा आपको। सर सेशन खत्म हो रहा है, काइंडली इसको दोबारा फिर या तो करते हैं। ठहरे मैं देखता हूँ कितना टाइम है। चले आज के लिए फिर इतना ही कर लेते हैं, टाइम हो गया वैसे। ठीक है सर, थैंक यू। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।